बेसिकली मेरा मेन मोटो है नौजवानों के लिए बेहतरीन कैसे अवसर पैदा किया जाए। गांव में कभी न रहे हों, यहाँ की समस्याओं से रूबरू नहीं हैं, यहाँ के एजुकेशन का क्या सिस्टम है, उनके बच्चे अगर यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनको समझना बड़ा मुश्किल काम हो। मौजूदा जो सांसद हैं उनके यहाँ भी मैं गया था ज्ञापन देने और उसके बाद उस पर एक्शन भी हुआ था। हम लोगों को चुनाव में आना पड़ रहा है ताकि हम खुद से, जैसे 12 में लाइब्रेरी की बात है, 12 में 2 जगह लाइब्रेरी के लिए मैं जिलाधिकारी के यहाँ भी गया था, ज्ञापन भी दिया था। हमारे पास तमाम बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लाइब्रेरी के माध्यम से और क्लास के माध्यम से। लेकिन बीच में 12 इंटर कॉलेज में टीचर नहीं रहे, टीचरों की कमी की वजह से, इसके लिए हमने कई प्रधानों के यहाँ भी प्रयास किया। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 12 न्यूज़ में। मैं मोहम्मद यासिर खान इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र गाजीपुर जिले के मशहूर गांव 12 में और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। स्वागत है आप सबका 12 न्यूज़ के अहम पेशकश नेतागिरी या सेवा में। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक शिक्षित और अच्छे वक्ता तुफैल साहब, जिनसे हम आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करेंगे। तो कैसे हैं आप तुफैल भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। जैसा कि हमें मालूम है, आप आगामी चुनाव में खुद को भावी प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दिए हैं। तो ये चुनाव लड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी विचारधारा ने आपको प्रभावित किया या कोई घटना जिसे देख के आप प्रभावित हुए हों? राजनीति में तो शुरू से मैं एक्टिव रहा, चाहे वो हम लोग इंटर कॉलेज के लेवल पे रहे तो क्लास में मॉनिटर रहा मैं अपने। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गया तो वहाँ भी मैं सेक्रेटरी रहा मुस्लिम बोर्डिंग हाउस का। और गांव के डेवलपमेंट से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या 12 इंटर कॉलेज के मामले में हो या कोई भी हो, तो लगातार मैं जो है एक्टिव रहा हूँ। जी, 12 गांव एक बड़ा गांव है और आप इस गांव के निवासी हैं। आप अपने अनुभव से ये बता सकते हैं कि 12 गांव के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? 12 गांव के रुकावट का ये मामला है कि हम पहले तो समस्या को जाने की समस्या क्या है। जी, हम बिना समस्या को जाने जब आते हैं किसी भी मैदान में तो उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जी, लगातार मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि जो लोग गांव में कभी न रहे हों, यहाँ की समस्याओं से रूबरू नहीं हैं, यहाँ के एजुकेशन का क्या सिस्टम है, उनके बच्चे अगर यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनको समझना बड़ा मुश्किल काम होगा कि यहाँ बच्चों के लिए क्या दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मामला है, स्कूल में टीचिंग का क्या मामला है, या जो भी गांव में प्रॉब्लम है शिक्षा से संबंधित हो, या अभी जल निकासी की समस्या है। अब जल निकासी की समस्या 12 में बहुत बड़ी समस्या हो गई है जी। और लगातार इसके लिए कई लोग मेहनत भी कर रहे हैं, जैसे मेराज भाई हैं एक जो आर्मी के रिटायर हैं, वो लगातार लगे हुए हैं जल निकासी की समस्या पे। लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पे कोई भी आदमी इसमें एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। तो आप भी समाज सेवी हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि हम बहुत पहले से राजनीति में एक्टिव हैं, तो आपने जल निकासी, जैसे आप बताएं, जल निकासी के लिए कोई पहल किया है? जल निकासी के लिए मैं जिलाधिकारी के यहाँ भी गया था, ज्ञापन भी दिया था। मौजूदा जो सांसद हैं उनके यहाँ भी मैं गया था ज्ञापन देने और उसके बाद उस पर एक्शन भी हुआ था, जेसीबी लाया गया और उसके बाद सफाई सांसद जी के माध्यम से, और उसके लिए PMJSY के माध्यम से भी नाली निकासी के लिए भी हमें वादा किया है सांसद जी ने कि हम उसको कराएंगे। तो प्रयास तो लगातार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो जिस लेवल पे हैं, लेकिन इसी प्रयास को बढ़ाने के लिए हम लोगों को चुनाव में आना पड़ रहा है ताकि हम खुद से, जैसे 12 में लाइब्रेरी की बात है, 12 में 2 जगह लाइब्रेरी की जमीन है अलॉटेड जी। तकरीबन सभी प्रधानों से हमारी बात हुई इस पे। 12 में हम तकरीबन जब ग्रेजुएशन में थे तब से हम लाइब्रेरी के लिए काम कर रहे हैं और आज के डेट में 3,500 किताब जो है हमारी लाइब्रेरी में, जो सैयद अहमद खान के नाम से है, उसमें है। लेकिन उसका अपना कोई निजी भवन नहीं है, इसके लिए हमने कई प्रधानों के यहाँ भी प्रयास किया, लेकिन उस पर कोई पॉजिटिव अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हम लोगों को भी आना चाहिए। और जिस भाई आप चुनाव में आप खुद को एक प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए, तो आपके मैनिफेस्टो क्या है चुनाव लड़ने के?
देखिए, सबसे जो अहम मुद्दा है वो है एजुकेशन। जी। और एजुकेशन में प्राइमरी लेवल से लेकर के अगर हम हायर एजुकेशन तक जाते हैं तो आप देखिए कि एक वक्त था कि 12 इंटर कॉलेज के बच्चों का एडमिशन आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता था। जी। लेकिन बीच में 12 इंटर कॉलेज में टीचर नहीं रहे, टीचरों की कमी की वजह से और आपसी मुकदमेबाजी और माइनॉरिटी स्टेटस का नहीं होना और तमाम जो है टीचरों की का जो अभाव रहा, उसका जो है रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों का एडमिशन बहुत ही कम बच्चों का, 1-2 बच्चों का ही हो पा रहा है या वो भी नहीं हो पा रहा है एडमिशन। तो 12 इंटर कॉलेज में को बेहतर करने के लिए या 12 इंटर कॉलेज में टीचरों का अपॉइंटमेंट करने के लिए आपने कोई कोशिश किया हो? टीचरों के अपॉइंटमेंट का मामला ये है कि ये तो सरकार से संबंधित मामला है कि सरकार ही टीचर नहीं, जो जो केस है, मुकदमे हो रहे हैं उसके लिए आपने कोई पहल किया हो उसे खत्म करवाने का? अब इसमें ये है कि इसके लिए एक कमेटी है जो हम लोगों की प्रतिनिधि होती है। अच्छा। यानी जो लोग 12 इंटर कॉलेज की कमेटी के मेंबर हैं, एक जनरल बॉडी है, वो एक कमेटी चुनती है, उस कमेटी की जिम्मेदारी है। हमने जिसको भी चुना वो अपना काम कर रही है और बीच में 10 टीचर आए भी थे। अच्छा। अभी जो है इस बीच में 10 टीचर सरकार से जो मौजूदा मैनेजर जी, है जी। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और उस प्रयास की वजह से जो है 10 टीचर आए। तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि इस दौरान, लेकिन अभी इसका रिजल्ट हमें आगे देखने को मिलेगा कि क्या एडमिशन हो पा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो फैल भाई, भारत एक युवा प्रधान देश है और जैसा हमको मालूम है 12 गांव का तकरीबन 50% जनसंख्या युवाओं से भरा हुआ है। तो आप युवाओं को 12 के विकास में किस नजर से देख रहे हैं? बेसिकली मेरा मेन मोटो है नौजवानों के लिए बेहतरीन कैसे अवसर पैदा किया जाए, शिक्षा का, रोजगार का, खेल का। जी। तो इसमें हमारे पास पॉलिसी है पूरी कि हम एजुकेशन में नौजवानों को कैसे आगे ले जाएं। उसके लिए जो बच्चे कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे इस तरह की तैयारी हो कि उनके एंट्रेंस का भी तैयारी हो और जॉब की भी तैयारी हो। इसके लिए मैंने एबीसी क्लासेज जो है मैं चलवा रहा हूं लगातार। उसमें तमाम बाधाएं हैं सीमित संसाधन की वजह से। जी। हमारे पास तमाम बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लाइब्रेरी के माध्यम से और क्लास के माध्यम से कि इसमें अवसर मिले। स्पोर्ट्स में भी जैसे 12 फुटबॉल में एक नामी जगह है जी। बहुत से लोग जो है नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या दूसरे खेल में हमारा भविष्य नहीं है? 12 का हर नौजवान तकरीबन तैराकी जानता है, जी। लेकिन कितने नौजवानों के पास तैराकी का सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से वो एडमिशन ले सके या रोजगार ले सके? तो हमें इस प्लेटफॉर्म को देना है कि कैसे हम तैराकी में भी जाएं। वॉलीबॉल में भी 12 की पहली टीम जो पुरानी हम लोग सुनते रहे हैं अपने उसमें तो नहीं देखे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पैदा हुए वॉलीबॉल के भी, लेकिन आज के डेट में वॉलीबॉल की टीम हमारी किस प्लेटफॉर्म पे जा रही है या वॉलीबॉल के कितने सर्टिफिकेट हमारे बच्चों के पास है या कितने प्लेयर हैं, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपने अभी कहा कि 12 में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी है जिसको लेके आप जिला अधिकारी से भी मिले हैं। 12 में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जिसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं, इसके लिए आपने अभी तक कोई प्रयास किया हो? देखिए 12 में स्वास्थ्य का मामला ये है कि यहाँ के पुराने हमारे जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं जी। उन्होंने हॉस्पिटल के लिए तमाम जमीन अलाट कराए हैं। बड़ा हॉस्पिटल वीर अब्दुल हमीद के नाम से यहाँ पे है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो उसकी चारदीवारी नहीं है। वही हम आपसे बीच में हमने देखा कि उसमें सुअर पालन भी कुछ पहले होता था, लेकिन अभी इधर नहीं है ऐसा। लेकिन तमाम बेहतर करने के लिए कोई प्रयास किया हो? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इसके अधिकार जो है। बता रहे हैं कि हम पहले से राजनीति में समाज सेवा कर रहे हैं। तो जब जच्चा बच्चा केंद्र बिगड़ा था तो उस वक्त जब शकील भाई थे तो हम लोगों ने प्रयास किया कि नया जच्चा बच्चा केंद्र खुले। नया जच्चा बच्चा केंद्र भी खुला है जो 12 प्राइमरी टंकी के पास है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे गांव में पिछले 6-7 साल से पानी टंकी का काम चल रहा है और पानी टंकी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब इसके बारे में तो बहुत ये नहीं है, लेकिन पहले का जो पानी टंकी है अभी वो काम कर रहा है। सरकार की एक पॉलिसी आई थी सपा सरकार में और उसके माध्यम से ये बना हुआ है पानी टंकी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं आ गया चुन करके तो इसके लिए प्रयास करूंगा कि इसकी सप्लाई को जो है, हालांकि ये शासन स्तर का मामला है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतर हो। भारत कृषि प्रधान देश है और हमको लगता है कि 12 में तकरीबन 80% लोग कृषि पर आधारित हैं और इस बार
बारिश का मार झेल रहे हैं। और हमने पिछले अपने वीडियो में इसका वीडियो भी बनाया था। पिछले साल जो धान की कटाई होती थी वो 1200 रुपये बीघे के हिसाब से होती थी, अब वो कटाई 4500 रुपये बीघे के हिसाब से हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने इसके लिए, इसको बेहतर करने के लिए कोई प्रयास किया है? इसके लिए मेरा कोई प्रयास तो नहीं रहा है, लेकिन मैं इस बीच में खेती को, जो पारंपरिक खेती है जिसको मैं व्यावसायिक खेती में बदलने के प्रयास में मैं कई किसानों से मिला, और इस बीच मेरी जो है भोलू शाहनवाज से भी बात हुई, जो लगातार इस पे बागवानी पे काम कर रहा है। अमरूद के पैदावार जो है 12 से जो है दूसरी जगह में जा रहा है, तो उसके प्रयास को भी मैं लगातार मैं देख रहा हूं और अप्रिशिएट भी करता हूं और सीखता भी हूं कि कैसे क्या कमी है किसानों के बारे में। अभी मैं मिला था कि किसानों की क्या समस्या है, बाढ़ में क्या समस्या है, या क्या बेहतर किया जा सकता है किसानों के लिए। तो उसने भी मशवरा दिया कि सिंचाई के अगर साधन को वहां बेहतर किया जाए तो और बेहतरीन खेती हो सकती है, तो इस पे प्रयास किया जाएगा। मैं लगातार किसानों से मिल रहा हूं और उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं। बारा गांव गंगा किनारे बसा हुआ है और हमको मालूम है जहां तक कि बारा का तकरीबन 40% खेत गंगा उस पार है, और बारा में पीपा पुल भी है। लेकिन पीपा पुल जो शुरू होने का पीपा पुल का वक्त है वो अक्टूबर महीने से है, लेकिन अभी तक बारा गांव का पीपा पुल शुरू नहीं हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कुछ प्रयास किया है इसको लेके, इसको शुरू करवाने के लिए? नहीं, इसके लिए तो मैंने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो है पीपा पुल, गंगा में पानी ज्यादा होने की वजह से पीपा पुल लगने में लेट हो गया। शुरू से पीपे की संख्या यहाँ पे कम रही है। जब उस तरफ गंगा के बाढ़ की तरफ से जब बालू निकल आते हैं तो पीपा पूरा हो पाता है, पूरा पीपा नहीं है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसीलिए तो मैं आ रहा हूं कि भाई अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, और इसके लिए राजनीतिक भागीदारी बहुत जरूरी है। राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व की जरूरत है, जो मजबूत प्रतिनिधित्व करता है। सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसको आप जनता तक कैसे पहुंचाइएगा? देखिए, सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसी है जिसके लिए वो फंड रिलीज करती है, तो जनप्रतिनिधि जो है खुद ही उसका इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए शासन स्तर पे नीति बनती है। जी। हम गांव के स्तर पे अपने नौजवानों के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाएं जो सरकार की पॉलिसी से भी अलग हो। रोजगार देने की पॉलिसी, जैसे रोजगार शासन देती है, लेकिन हम उस रोजगार के योग्य कैसे बनाएं अपने नौजवानों को, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। और आपसे ये सवाल है कि आप नियमित रूप से ग्राम सभा करेंगे ना? एक सबसे मजाक की बात यह है कि यहाँ पे गांव में आमतौर पे एक कहा जाता है कि टीचर तो पढ़ाता ही नहीं है, साल भर घूमता रहता है इधर उधर। तो उसका जवाब ये है कि जब टीचर घूम ही रहा है तो कैसे जो है उसके पास वक्त नहीं है। और चूंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, चीजें ऑनलाइन जाएंगी, सारी चीजें जाएंगी, तो दूसरी चीज ये है कि टीचर के पास इसके लिए अनुभव है। टीचर जो है उसके पास वक्त भी है। आप उसकी छुट्टी को देखिए, 52 संडे उसके पास हैं टोटल, उसके पास 185 दिन छुट्टी है। पिछले जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो इतना वक्त गांव में बिल्कुल नहीं देते हैं जी। उससे ज्यादा मेरा वक्त गांव में रहता है जब भी मैं छुट्टी मिलती है। और टोटल 185 का मतलब है कि 6 महीना हो गया, 6 महीना से ज्यादा ही हो गया, तो उसके हमारे पास अवसर रहेगा। इसके अलावा ये टीम वर्क है, कोई भी डेवलपमेंट है, विकेंद्रीकरण, शासन का पावर का विकेंद्रीकरण अगर आप नहीं करेंगे, योजनाओं में लोगों को शामिल नहीं करेंगे। अब शिक्षा का काम है तो उससे शिक्षित लोग या जो लोग यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ हम वर्क नहीं करेंगे, एक छोटा सा कंपटीशन भी कराना होगा तो हमें टीम वर्क की जरूरत होगी। वो एक दिन का प्रोग्राम होगा तब भी। तो बड़ी टाइमिंग के लिए हमें उस तरह का प्रयास करना पड़ेगा कि एक लंबा हमारी टीम हो जो एजुकेशन पे काम करे, खेल पे काम करे। अगर एक आप टूर्नामेंट कराते हो तो अकेले नहीं करा सकते, सिर्फ मेरे रहने से ही नहीं हो पाएगा, बल्कि वो पूरी टीम होगी। उसके लिए जो प्लेयर्स हैं या जो टीचर्स हैं, इनकी टीम को कैसे समायोजित किया जाए, इन कामों में कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है बेहतर परफॉर्म दे सके। और जो फंड आता है ग्राम सभा में, ये आप जनता को कैसे दिखाएंगे अगर आप प्रधान बनते हैं तो? अब तो चीजें सब कुछ ऑनलाइन है। जिस मद में जो बजट आ रहा है वो चीजें सबकी ऑनलाइन तो रहती हैं, ऑनलाइन अभी भी है, ओपन है, लेकिन काम हुआ कहाँ हुआ ये आप कहते? काम हुआ कहाँ हुआ, आजकल काम हो रहा है तो जनता देख ही रही है कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जनता तो चिल्ला रही है।
जनता के तो बहुत तो जनता चिल्ला रही तो उन्हीं की आवाज तो मैं बनूंगा, जो जनता चिल्ला रही उसी की आवाज बनने के लिए मैं आया हूँ ना। हमारे पास ये सवाल भेजी है कि प्रत्याशी से ये पूछेगा कि जो काम नहीं होगा तो आप जवाबदेही काम बनेंगे? नहीं होने की बात ही नहीं है, जिस मद में फंड आ रहा है उस काम के नहीं होने का क्या सवाल पैदा होता है? जाहिर सी बात है, फंड आएगा तो उसका इस्तेमाल होगा। बहुत ऐसे काम, लेकिन फंड नहीं आने पे हम कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको ले जाएं, कैसे उसको जो है जनता के बीच हम जो है, जैसे एजुकेशन की बात अब करिए, तो एजुकेशन में कहाँ फंड आ रहा है सरकार का? बहुत होगा तो भवन निर्माण के लिए आ जा रहा है, प्राइमरी स्कूल्स में, या मिड डे मील के लिए आ रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल तो वहीं पे होगा। लेकिन हम जिस लेवल पे बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे फंड टूट जाता है, क्या बोलते हैं, सरकार की तरफ से आता है शौचालय बनाने के लिए, लेकिन शौचालय नहीं बना रहता है और वो तो दिखाता है रिकॉर्ड में कि उठा हुआ है। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? उदाहरण है, लेकिन हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे ना। नहीं, जनता अगर चिल्ला रही है तो जनता ने आपके पास बात रखी है कि कोई ऐसी घटना हुई हो? जी, घटनाएं हुई हैं। तो उदाहरण बताइए कोई ऐसा। अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं, इस सवाल को। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई केस जो है सार्वजनिक लेवल पर, मतलब कोई पब्लिक लेवल पर आया है। अंत में एक सवाल ये है कि 12 न्यूज का इस पहल को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, अच्छा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है लोगों को मतलब अपनी बात को रखने के लिए, जनता के बीच बात को रखने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा है आप लोगों का ये काम। तुफैल भाई, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 12 न्यूज के माध्यम से अगर आप अपनी आवाज जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा। 12 न्यूज का भी शुक्रिया जिसने ये मौका दिया अपनी बात रखने के लिए 12 के लोगों के बीच में। और 12 के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में या जब भी आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो किसी भी भेदभाव, चाहे वो खानदानवाद हो या जो भी इस तरह की चीज़ें हों, उससे हट करके आप बिल्कुल ये सोचिए कि 12 और 12 के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कौन सा बेहतर प्रत्याशी होगा, चाहे वो मैं हूँ या चाहे जो भी हो। आप बेहतर चुने, 12 के लिए चुने, 12 की आने वाली नस्लों के लिए चुने, 12 के लिए आने वाली युवाओं के लिए चुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।